नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना। केंद्र सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच आज शाम नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की। डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में हैदराबाद और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला जारी और ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज रात। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली से रवाना हुए। एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की 22वीं शिखर बैठक कल होगी। शिखर बैठक के अलावा श्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं के साथ आपसी मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत करेंगे। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनौपचारिक बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की ये बैठक अगले कुछ घंटों में संभावित है। दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, द्विपक्षीय व्यापार और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, संयुक्त राष्ट्र और G20 के भीतर सहयोग, सामरिक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। बैठक में समसामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा संगठन में सुधार और विस्तार, सुरक्षा स्थिति, विभिन्न देशों के साथ भारत के सहयोग और संपर्क सुदृढ़ करने के तौर तरीकों, व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहन देने पर विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक का समापन समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ होगा। इस दौरान अन्य दस्तावेजों का अनुमोदन होने की भी संभावना है। एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS के अध्यक्ष के तौर पर भारत एससीओ राष्ट्र के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का उत्सुक है। शंघाई सहयोग संगठन में फिलहाल 8 पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्र हैं। अनेक समान विचार वाले राष्ट्रों ने भी एससीओ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है। कल की बैठक में ईरान को पूर्ण सदस्य का स्तर दिया जा सकता है, जबकि बेलारूस की उम्मीदवारी पर औपचारिक रूप से विचार होगा। ये बैठक भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समरकंद बैठक के बाद भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 तक अध्यक्ष रहेगा। अगले वर्ष भारत एससीओ की शिखर बैठक की मेजबानी भी करेगा। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो शंघाई सहयोग संगठन के भीतर आपसी हितों और बहुआयामी सहयोग को और सुदृढ़ करने, एससीओ का विस्तार करने और समसामयिक, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान रवाना होने से पहले एक बयान में श्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में पर्यटन और संस्कृति, व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग के निर्णय के लिए संभावना है। श्री मोदी ने कहा कि वे समरकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ बैठक के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि पहले सत्र में केवल संगठन के सदस्य ही भाग लेंगे और दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे।
Apart from these summit activities, Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole. India hosted the first India-Central Asia Summit earlier this year. We remain focused on strengthening our linkages with Central Asia. भारत शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद से संगठन के सभी कार्यों, विचार विमर्श और उनके परिणामों में अपना सार्थक सहयोग दे रहा है। श्री क्वात्रा ने कहा कि एससीओ देशों में आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी को सहयोग करने की जरूरत है। The regional anti-terrorist structure, RATS, of SCO is another important mechanism of the organization. India assumed the chairship of the Executive Council of RATS in October last year for a year and has been focusing on promoting practical cooperation in combating the problem of terrorism in our region. केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच आज नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तापित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 के अंत तक राज्य सीमा विवाद समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये समझौता इन लोगों का विकास सुनिश्चित करेगा और इन्हें मुख्य धारा में शामिल करेगा। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान प्रस्ताव की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान श्री शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से सीमा विवाद जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध किया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समृद्ध और शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का सपना पूरा हो सके। गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में केंद्र सरकार के अधिकतम सहयोग का आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि केंद्र सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास तेज करने पर है। मिजोरम के आइजोल में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान देश भर में सड़क, बिजली, पेयजल, रेल और दूरसंचार पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में कुछ जनजातियों के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी से लोगों की लंबित मांग को पूरा किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मुंडा ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, यह ऐतिहासिक कहा जाएगा कि 5 राज्यों के ऐसे प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार ऐसे संवैधानिक विषयों पर अध्ययन कराते हुए कार्य कर रहा है, जैसे कि देश के 10.5 करोड़ और 40% भूभागों में रहने वाले जनजाति समुदाय है, उनको वास्तविक तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ उनके संवैधानिक अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है तथा मूल्य और विवेक भौतिक समृद्धि से ज्यादा मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आधारित शिक्षा भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है। ऐसे में रामकृष्ण मिशन को 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए भी आदर्श आधारित शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। रामकृष्ण मिशन 1 से 8वीं कक्षा तक शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अनूठी पहल छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परीक्षा देश के 259 और विदेशों में 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 14,90,000 प्रत्याशियों ने पंजीकरण करवाया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक डेयरी बाजार में भारत का हिस्सा तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन से विकासशील देशों में छोटे डेयरी फार्म स्थापित करने को कहा जो लाभकारी, गुणवत्तायुक्त, टिकाऊ और ज्यादा उत्पादक हों। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से यात्रा में कम समय लगेगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 घंटे में तय हो सकेगी। नई दिल्ली में श्री गडकरी ने बताया कि सरकार अच्छी सड़कें बना रही है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 2 घंटे, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 2.5 घंटे, दिल्ली से श्रीनगर की दूरी 8 घंटे और दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय करने की योजना है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 62वें पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर बातचीत में किया जाता है, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में सुरक्षा व्याख्या का काफी विस्तार हुआ है। सुश्री मुर्मू ने कहा कि महाविद्यालय पाठ्यक्रम वर्षों से अपने प्रतिभागियों को इन मुद्दों की गहरी समझ रखने और शिक्षित करने के उद्देश्य पर खरा उतरा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, एफपीओ या दूध उत्पादन कंपनियों और एआई टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना। केंद्र, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच आज शाम नई दिल्ली में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा और ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के नए संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष बाद देश में चीते एक बार फिर से अपने प्राकृतिक वास में रह सकेंगे। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता परियोजना को राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था। पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे। चीता परियोजना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जिलों के लोगों को भी पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से फायदा मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी कल भोपाल में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पर्यटन में वृद्धि होने से स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चीता आ रही है, हम सबको खुशी है। इसके बारे में टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे। टूरिस्ट बढ़ जाएंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएंगे, नौकरी का भी बढ़ने के लिए संभव है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करीब 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीतों की सॉफ्ट रिलीज के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र श्योपुर और शिवपुरी जिले में चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा। कूनो में चीतों एवं अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का कल नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों का चित्रण है। पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और नए भारत की विकास यात्रा के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। पुस्तक के 12 अध्यायों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पुस्तक न केवल भारत के बारे में अम्बेडकर के विचारों को प्रस्तुत करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को भी दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इससे देश भर में विभाग की परियोजनाओं, योजनाओं और छात्रवृत्तियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि डैशबोर्ड पर पिछले 5 वर्ष में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2768 एजेंसियों को विभाग द्वारा दिए गए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का मिनट दर मिनट ब्यौरा उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पार्टी के प्रवक्ता सईद जफर इस्लाम ने आज नई दिल्ली में कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण जुलूस को पश्चिम बंगाल सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही से नहीं, संविधान से चलेगा। जो डेमोक्रेसी की बात करती है ममता बनर्जी पूरे देश में घूम घूम के, लेकिन वहां एक तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पे है। और जिस बेरहमी से लहूलुहान किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से बल का प्रयोग किया, ये देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। डिक्टेटरशिप का उनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता वहां देख रही है, जो सुधार बंगला देखना चाहती थी वो लाचार बंगला देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर एक और स्टिंग वीडियो जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि गोवा और पंजाब में चुनाव के लिए शराब कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को कुल 100 करोड़ रुपए दिए। नई दिल्ली में पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार के लिए शराब नीति लाई थी। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें। संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ, कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग लें। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल जवाब दीजिए। जांच एजेंसियां ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। वो आकर इतना ही साहस करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। ये है नई राजनीति का नया चरित्र।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि दिल्ली के कुछ स्कूलों में पूरे समय पढ़ाई नहीं होती। नागरिक अधिकार ग्रुप की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों के सरकारी स्कूलों में केवल 2 घंटे के लिए या 1 दिन छोड़कर कक्षाएं ली जाती हैं। इस कारण करीब 1 लाख विद्यार्थी समुचित शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के विषय में। बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक है। इसमें बिजली, पुल, बांध, सड़कें और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख सुधार 2012 से 2017 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ आए, जहां सरकार ने $1 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जोर देना शुरू किया। अपने नीतिगत सुधारों में सरकार ने सरकारी संस्थाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन NIP की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उड़ान योजना की शुरुआत की। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना ने देश के मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। देश भर में सड़कों, जलमार्गों, ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सड़कों, रेल, वायु मार्ग और जलमार्गों के बीच परस्पर संपर्क में सुधार करना है। 1947 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है। इंडिया हैज अबाउट 63 lakh kilometers of road network, which is the second largest road network in the world. The road infrastructure plays a critical role in the growth of the Indian economy, as 70% of the goods and nearly 90% of passenger traffic uses the road network to commute. The national highway constitute about 2.2% of the total road network, but carry over 40% of the total road traffic. भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए बड़े बंदरगाह विकसित किए जाने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत ने अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 1947 में 1,362 मेगावाट से बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट कर दिया है। भारत के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात करने के लिए तैयार है। ये दस्ते 1 दिसंबर को बल की स्थापना दिवस परेड में भाग लेंगे। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा।
बीएसएफ के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में इस दस्ते को बीकानेर क्षेत्रीय मुख्यालय में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का उद्देश्य सेना प्रशिक्षण की विशेषता को उजागर करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करना और कैडेट्स के बीच अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के कैडेट शिविर में भाग ले रहे हैं। भारतीय नौसेना ने 33 वर्ष के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले के मानसबल झील क्षेत्र में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को प्रशिक्षण देने का काम फिर शुरू किया है। एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर केएस कलसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों के कैडेट, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं, शिविर में भाग ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए। पुंछ से जम्मू की ओर जा रही बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 413 अंक गिरकर 59,934 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 126 अंक घटकर 17,877 पर आ गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है और इसका अभिलेखागार देश के समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन 1959 में हुई थी। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड के 41 साल के फेडरर ने कहा कि अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी एटीपी टूर्नामेंट होगा। फेडरर पुरुष सिंगल्स में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। फेडरर ने करीब 2 दशक लंबे करियर में सबसे ज्यादा 8 बार विंबलडन और 1 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में आज बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया। फाइनल में रविवार को बेंगलुरु का सामना मुंबई सिटी से होगा। पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब को हराया था। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम 2020 मैच में आज रात 11 बजे भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की थी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिन में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। गढ़वाल क्षेत्र के कुमाऊं और आसपास के जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना। केंद्र, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच आज शाम नई दिल्ली में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा और ब्रिस्टल में
भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।